मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिसल्यूजन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट्स को देख लेते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन मोड्स ऑफ डिसल्यूजन ऑफ अ फर्म, देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, then accounting procedure on dissolution of firm and preparation of memorandum balance sheet। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डिसल्यूजन ऑफ फर्म। जब फर्म को पार्टनर्स के द्वारा किसी भी रीजन से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रीजन कई हो सकते हैं जिनके कारण फर्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जब फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाती है, उसी प्रोसीजर को या उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म का डिसल्यूजन होता है तो फर्म की सबसे पहले जो भी एसेट्स होती हैं उनको सेल किया जाता है। सेल करने से मार्केट से पैसा कलेक्ट किया जाता है। देन फर्म की जो लायबिलिटीज हैं, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, फर्स्ट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज इंटरनल लायबिलिटीज। इन लायबिलिटी में जो एक्सटर्नल नेचर की लायबिलिटी होती हैं, इनका पेमेंट 101% कंपलसरी होता है। अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग बचता है, मींस कि जो एसेट सेल की गई हैं उस अमाउंट से एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग बचता है तो फिर उस अमाउंट की जो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, लाइक पार्टनर्स कैपिटल, देन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने किसी भी तरीके का फर्म को लोन दिया हुआ है तो ये फर्म की इंटरनल लायबिलिटी होगी। तो फर्म उस रिमेनिंग अमाउंट से, जो कि रिमेनिंग बची हुई है, उससे इन लायबिलिटीज का फर्म क्या करती है? पेमेंट करती है। इसी पूरी प्रोसेस को डिसल्यूजन प्रोसेस कहा जाता है, जिसके लिए फर्म कुछ अकाउंट्स तैयार करती है, जिसमें फर्स्ट जो अकाउंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो पर्टिकुलर उसका एक सेपरेट लोन अकाउंट फर्म तैयार करेगी। देन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहां पर यह ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट तैयार नहीं होगी। बैलेंस शीट इसलिए तैयार नहीं हो रही है क्योंकि फर्म हमेशा के लिए क्या हो गई है? बंद हो गई है। और जब हमेशा के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में बैलेंस शीट को तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट तैयार करने का जो मेन मोटिव होता है या मेन जो टारगेट होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना होता है। लेकिन जब फर्म बंद ही हो गई है तो हम किसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे? इसलिए हम यहां बैलेंस शीट तैयार नहीं करते हैं। हम कैश, उसके प्लेस में कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अकॉर्डिंग डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की क्या डेफिनेशन दी गई है? इसके अकॉर्डिंग डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, मींस फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच अगर पार्टनरशिप ब्रेक हो गई है, मींस सबकी पार्टनरशिप जो है वो टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, उसी प्रोसीजर को डिसल्यूजन ऑफ फर्म बोला जाता है। क्योंकि यहां पर अब कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बचा है जो फर्म को आगे कंटिन्यू करने वाला है। अब हम ये समझ लेते हैं कि डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ये दोनों सेपरेट हैं और दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये बहुत ध्यान से हमें समझना है कि डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप और डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक बेसिक डिफरेंस होता है,
और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उस कंडीशन में फर्म क्लोज नहीं होती है। इस कंडीशन में फर्म को बंद नहीं किया जाता है, फर्म उसके बाद भी कंटिन्यू चलती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उस कंडीशन में फर्म को टोटली क्लोज मान लिया जाता है। और ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किन रीजन से हो सकती है, तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन है रिकॉन्स्टिट्यूशन। या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर आए, या किसी पार्टनर्स के एडमिशन को लेकर हो, रिटायरमेंट को लेकर हो, या किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो गई हो, तो उस रीजन से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पुराना जो एग्रीमेंट होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है और उसके बिहाफ में एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें फर्म आगे भी कंटिन्यू चलती है, इसमें फर्म को क्लोज नहीं माना जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म को क्लोज मान लिया जाता है और फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उन एसेट्स को क्या करती है, फर्म सेल कर देती है। और सेल करने से जो भी अमाउंट कलेक्ट होता है उससे वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करती है। ये लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं और इंटरनल लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। सबसे पहले वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगी, देन अगर कोई अमाउंट बचेगा तो फर्म अपनी इंटरनल लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगी। इंटरनल लाइबिलिटीज जो पार्टनर्स से रिलेटेड हो सकती है, पार्टनर्स की कैपिटल हो सकती है, पार्टनर्स का लोन हो सकता है, ये सब पेमेंट करेगी फर्म। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस किन किन पॉइंट्स को लेकर बना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, जो बिजनेस है वो टोटली क्लोज हो जाता है और इसमें जो है कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें पुराना एग्रीमेंट क्या होता है फिनिश करके नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, देन उसके बाद भी फर्म कंटिन्यू वर्क करती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म टोटली बंद हो जाती है। अब आते हैं कोर्ट का जो इंटरवेंशन है। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि फर्म को बंद करना है, तो यहां कोर्ट का जजमेंट लगता है, कंपलसरी होता है। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहां पर कोर्ट के जजमेंट की जरूरत नहीं होती है, कोर्ट का इंटरवेंशन यहां नहीं होता है। पार्टनर ही डिसीजन ले सकते हैं और वो अपना पुराना एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट, तो यहां पर पूरी तरीके से अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है, यहां पर परमानेंटली जो है अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यहां पर एसेट्स को सेल किया जाता है, जो भी उनकी बुक वैल्यू होती है और उनसे जितना भी पैसा रियलाइज हुआ है सेल करने पर वो अमाउंट को कलेक्ट किया जाता है और जो भी लाइबिलिटी होती है फर्म की उनको वो पे करती है। और अगर कोई बैलेंस बचता है तो फिर वो पार्टनर्स का जो भी उनका कैपिटल अकाउंट और या लोन अकाउंट में जो भी पैसा है वो उनका सेटलमेंट करती है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है। उसके लिए फर्म बनाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी उनका ओल्ड रेशो होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इफेक्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मान लिया जाता है कि अगर फर्म बंद हो गई है तो पार्टनरशिप भी क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत ये माना जाता है कि फर्म बंद नहीं हुई है, सिर्फ पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। पार्टनरशिप ब्रेक हुई है मींस पार्टनर्स जो थे उनकी पार्टनरशिप टूट गई है लेकिन फर्म बंद नहीं हुई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म कौन कौन से ऐसे रीजन है जिन रीजन से फर्म को बंद किया जा सकता है। तो पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मींस फर्म में सॉल्व हो सकती है कब, जब पार्टनर ही एग्री हो चुके हैं कि अब इस बिजनेस को आगे नहीं चलाना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उन पार्टनर्स में
कि अब हमें ये बिजनेस आगे नहीं चलाना है, सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग तो अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। अब आते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी मींस अगर ये दो सिचुएशन हुई है तो ये माना जाएगा कि फर्म जो है वो अनिवार्य रूप से क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है और फर्म का बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ेगा। क्या लिखा है कि अगर सबके सब पार्टनर या कोई एक पार्टनर को छोड़कर, कोई एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सबके सब पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मींस बैंकरप्ट हो जाए, कंगाल हो जाए। अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन में से तीन के तीन इंसॉल्वेंट अगर हो गए या तीन में से दो भी अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरली हो जाएगा। अगर फर्म का जो बिजनेस है अनलॉफुल हो गया है, इलीगल मान लिया गया है, तो भी फर्म का कंपलसरी जो है वो डिसोल्यूशन मान लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42 ये बोलता है कि अगर ये सब कंटेंट जो हमने यहाँ वन बाय वन लिए हुए हैं, 4 कंटेंट आप देख रहे हो, अगर इनमें से ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ये सब कंटेंट जो भी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है पार्टनर्स के बीच, अगर उनमें ये कंटेंट है तो इन कंटेंट्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है और डिसोल्यूशन मान लिया जा सकता है। थी जिस डेट पर फॉर्म बनी थी और अगर हमने कोई एक्सपायरी डेट ली हुई है कि इस तारीख के बाद फॉर्म अपना काम बंद कर देगी, अगर वो एक्सपायरी डेट आ चुकी है तो फॉर्म जो है वो कंपलसरली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व मान लिया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर्स मींस जिस काम के लिए फॉर्म बनी हुई है, जिस टारगेट को लेकर फॉर्म बनी हुई है, अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है तो भी फॉर्म का डिसोल्यूशन मान लिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है और ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में डिसॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं अगर इस पार्टनरशिप डीड में ये कंटेंट भी है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। अब फोर्थ है बाय नोटिस, कोई भी पार्टनर अगर ये नहीं चाहता है कि फर्म को अब हम आगे रन करें तो कोई भी पार्टनर है ना अपना रिटर्न एक नोटिस बाकी पार्टनर्स को देकर फर्म को बंद करवा सकता है। ये सेक्शन 43 बोलता है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी फर्म बंद की जा सकती है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है तो सेक्शन 44 के थ्रू भी फर्म को बंद किया जा सकता है। और अगर कोर्ट ने किसी पार्टनर को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, अनसाउंड माइंड मींस पागल डिक्लेयर अगर कर दिया है तो भी फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो मान लिया जाएगा। परमानेंटली अगर इनकैपेसिटेड हो चुका है कोई पार्टनर, इनकैपेबल हो चुका है किसी भी लाइबिलिटीज को पे करने में, तो भी फर्म उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो जजमेंट दे सकता है और फर्म को बंद कर दिया जाएगा। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मींस अगर कोई पार्टनर दोषी पाया गया है किसी काम को लेकर, अगर उसने कोई गलत काम कर दिया है तो उस कंडीशन में भी कोर्ट का जो जज है वो ऑर्डर पास कर सकता है और फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरली हो सकता है। परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है उसका पार्टनर क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन का मतलब जो रूल्स रेगुलेशन उस पार्टनरशिप डीड में है उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर कर पार्टनर बिजनेस नहीं चला रहे हैं, अपने हिसाब से बिजनेस चला रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी फर्म को बंद किया जा सकता है। अब कोर्ट ही सेटिस्फाई हो चुका है कि इस पार्टनरशिप को आगे चलाना न्याय संगत नहीं होगा तो भी फर्म को बंद किया जा सकता है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है कि जब फर्म बंद होती है तो क्या प्रोसीजर होती है उन अकाउंट्स को बनाने की और कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं फर्म की बुक में।
तो सबसे पहला अकाउंट जो बनाया जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म लोन अकाउंट अलग से सेपरेट तैयार करेगी। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। देन कैश और बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। देन अब आते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट पर। रियलाइजेशन जो अकाउंट है ये क्यों बनता है? ये एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए बनता है कि मींस जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं, क्योंकि अब फर्म हो चुकी है बंद, तो फर्म की जितनी भी एसेट्स है उनको सेल कर दिया जाएगा और सेल करने के बाद जो भी पैसा कलेक्ट करेगी फर्म, उससे फर्म उन लाइबिलिटीज को पहले पे करेगी जो एक्सटर्नल हैं, और अगर रिमेनिंग अमाउंट बचेगा तो फर्म अपनी इंटरनल लाइबिलिटीज का पेमेंट करती है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। मींस नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हमको फॉलो करने हैं कि जितने भी लॉसेस होंगे फर्म उनको डेबिट साइड शो करेगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एंड जितनी भी इनकम्स होगी और गेन होंगे वो सब कहां रिकॉर्ड करेगी फर्म? क्रेडिट में। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते समय। अब किन ऑब्जेक्टिव को लेकर ये बनेगी? तो रियलाइजेशन अकाउंट्स को बनाया जाता है कि फर्म को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी एसेट्स को सेल करने के बाद और उन लायबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद। तो फाइनल पता चल जाता है कि अगर पैसा हमको ज्यादा मिला है एसेट्स को सेल करने से और लायबिलिटीज का पेमेंट अगर कम है तो फर्म प्रॉफिट पर होगी, और इन केस अगर लायबिलिटी ज्यादा है फर्म की और एसेट्स से पैसा कम मिला है, जब उन एसेट्स को सेल किया गया तो उनसे पैसा कम कलेक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में फर्म को लॉस हो जाएगा। अब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पर। इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो ये इसका डेबिट साइड हो जाएगा और ये इसका क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो फर्म सबसे पहले क्या करने वाली है, यहां पर उन एसेट्स को लिखने वाली है जिनको फर्म वन बाय वन सेल करने वाली है। लेकिन ये ध्यान रखना है हमको, कैश और बैंक को नहीं लिखना है हमको इन एसेट्स में। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कैश और बैंक ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हैं। उन एसेट्स को यहां पर लिखा जाता है जिनको मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत है। जैसे प्लांट और मशीन को हम मार्केट में सेल करेंगे तो पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। ऐसे ही पूरी एसेट्स को यहां लिखेगी फर्म वन बाय वन टू सन्ड्री एसेट्स के अंतर्गत। देन उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या क्या शो करेगी फर्म? वो सब लाइबिलिटी शो करेगी। यहां पर एक तो जो एसेट्स पर जिनका प्रोविजन बना हुआ है उन लाइबिलिटीज को शो करेगी। देन फर्म अपनी उन लाइबिलिटीज को शो करेगी जो 101% जिनको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोला जाता है और जिनका पेमेंट फर्म को करना कंपलसरी है। और वो लाइबिलिटी है जिनका पेमेंट फर्म को 101% पेमेंट करना उनके लिए कंपलसरी है, और वो लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन। ये हमने यहां पर 4 लाइबिलिटीज ली हुई हैं, और ये जो 4 लाइबिलिटीज आप देख रहे हैं अगर आपके क्वेश्चन में मिलती हैं तो फर्म इनका 101% पेमेंट करेगी। अगर क्वेश्चन में इनके पेमेंट की डिटेल आपको गिवन है या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको उतना पेमेंट करना है, अदरवाइज आपको पूरा 100% इनका पेमेंट करना है। वो अभी जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है, टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स फर्म सेल करने वाली है उनको वन बाय वन वो यहां लिखेगी। और सन्ड्री लाइबिलिटी में जो भी लाइबिलिटी जो एसेट्स पर जिनका प्रोविजन बना हुआ है वो लाइबिलिटीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट जो डेटर्स पर बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जनरली एसेट्स पर जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर ये
होता है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी किस पर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर। तो आपको ऐसी लायबिलिटी यहां पर लिखनी है जो एसेट्स पर जिनका प्रोविजन बना हुआ है। तो सबसे पहले ये लायबिलिटी आपको लिखनी बस है, लेकिन इनका पेमेंट नहीं करना है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं मानी जाती है, तो फर्म इनका पेमेंट नहीं करेगी। ये जो 3 लायबिलिटी दिख रही है, लेकिन 4th नंबर से लेकर 7th नंबर तक की जो लायबिलिटीज लिखी हुई है, ये होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिनका फर्म को पेमेंट करना ही पड़ता है 101%। अगर अमाउंट गिवन है तो उतना अमाउंट पे करेगी, और अगर अमाउंट नहीं दिया है तो 100% जितना भी इनका अमाउंट होगा वो उतना पे करेगी। अब सबसे पहले जब हम इन एसेट्स को सेल करेंगे, तो अगर फर्म को कैश में पैसा मिला है या चेक के थ्रू पैसा मिला है, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक इनकम हो जाएगी। तो फर्म उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगी। इन एसेट्स को सेल करने पर जो भी पैसा मिलेगा, वो अमाउंट बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के नाम से यहां पर फर्म शो करेगी। फॉर एग्जांपल प्लांट और मशीन, जो भी इसकी वैल्यू होगी और जितना भी इसको सेल करने पर अमाउंट मिलेगा, वो फर्म यहां पर शो करने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 30,000 का प्लांट और मशीन है, लेकिन सेल करने पर पता चला कि हमें सिर्फ 20,000 मिला है, तो सिर्फ यहां पर 20,000 ही आपको रिकॉर्ड करना है। बाकी ये नहीं देखना है कि 10,000 रुपीज कम मिला है तो उसका हम क्या करें, वो 10,000 रुपीज हम कहां लिखें। तो क्योंकि वो कहीं नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि अब फर्म टोटली बंद हो चुकी है, और जितना अमाउंट एक्चुअल में रियलाइज्ड होगा, सिर्फ वही अमाउंट यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। देन लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने पर जितना अमाउंट आएगा वो आपको यहां रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही बाकी एसेट्स का आपको वन बाय वन जो भी अमाउंट आपको एक्चुअल में मिलेगा, वही अमाउंट आप अंदर के कॉलम में लिखेंगे। देन उनका जो टोटल होगा, फिर उसको आप बाहर करेंगे। एसेट्स को सेल करने का जो भी कैलकुलेशन है वो क्रेडिट साइड ही होगा, बाय कैश के नाम से या बाय बैंक के नाम से। अब मैंने आपको बताया था 4th नंबर से लेकर 7th नंबर तक की जो लायबिलिटीज हैं, इनका फर्म को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। अब ये लायबिलिटीज है ना, जब फर्म पे करती है तो फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो फर्म के पास से या तो पैसा चेक के फॉर्म में जाएगा या कैश के फॉर्म में जाएगा। तो इन लायबिलिटीज का पेमेंट अगर फर्म ने किया है, तो वो बैंक के नाम से या कैश के नाम से डेबिट साइड आएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ 4th नंबर से लेकर 7th नंबर तक। बाकी ये जो 1, 2 और 3 नंबर की लायबिलिटी है, इनका पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, और जितना भी अमाउंट होगा इनका, वो यहां पर पे करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर कोई अमाउंट नहीं दिया है तो आपको 100% यहां पर वही अमाउंट लिखना है जो आपने यहां लिखा हुआ है। जैसे अगर क्रेडिटर्स का 10,000 रुपीज का अमाउंट यहां है, जो बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, और इसके बारे में आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पूरा 100% मींस 10,000 का पेमेंट ही आपको यहां करना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं, क्रेडिटर्स को 9,000 रुपीज का पेमेंट किया जाएगा, जबकि उनका पे करने का अमाउंट है 10,000 रुपीज, और क्वेश्चन में मेंशन है कि 9,000 रुपीज पे किया जाएगा, तो फिर आपको 9,000 पे करना है। ये ध्यान रखना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा 10,000 पे करोगे, और अगर इंफॉर्मेशन है तो उतना ही अमाउंट आप इन लाइबिलिटीज का पे करोगे। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, कि अगर इन एसेट्स को अभी मार्केट में सेल किया था, तो हमने बाय कैश और बाय बैंक के नाम से यहां पर एंट्री की थी क्रेडिट साइड। लेकिन अब कोई पार्टनर इन एसेट्स को खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। जैसे सपोज करो, लैंड एंड बिल्डिंग जो है, वो उसका जो प्राइस है वो है 40,000 रुपीज। ये एक पार्टनर है, वो ये बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को मैं टेक ओवर कर लूंगा, मींस इसको मार्केट में सेल मत करो, इसको मैं खरीदूंगा। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो वो उसके नाम से क्रेडिट साइड क्रेडिट होगा। जैसे किसने लिया है ये एसेट्स, ए ने लिया है, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट के नाम से यहां पर आपको जितना भी उसने प्राइस पर लिया हुआ है, अगर उसने 40,000 रुपीज फर्म को देने वाला है तो 40,000 यहां लिख दिया जाएगा, और अगर उससे कम अमाउंट देने वाला है तो उससे कम अमाउंट यहां लिख दिया जाएगा, लेकिन वो उसके नाम से आएगा। ये ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो क्रेडिट साइड उसके पर्टिकुलर नाम से आएगा,
और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि जिस एसेट्स को उसने टेक ओवर किया है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही इन लाइबिलिटीज का पेमेंट अगर फर्म करेगी तो वो बैंक के नाम से या कैश के नाम से करेगी, और अगर सपोज करो जैसे ये बैंक लोन है, बैंक लोन बी एक पार्टनर है, बी बोल रहा है कि बैंक लोन का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो अगर कोई पार्टनर इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है तो वो उसके नाम से डेबिट साइड क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। बी ने इस लाइबिलिटीज को पे करने के लिए बोला है तो बी के नाम से यहां पर डेबिट साइड शो करेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि बैंक लोन पेड बाय या टेकन बाय बी, और जितना भी अमाउंट वो पे करेगा बैंक लोन का वो यहां पर वो मेंशन किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ये क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसी को डिसल्यूजन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या होता है जब फर्म बंद होती है तो फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको मार्केट में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, और जब मार्केट में एसेट्स को सेल किया जाता है, और क्यों सेल किया जाता है, क्योंकि हमें इन लाइबिलिटीज का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है ये फ्री में तो होगी नहीं, क्योंकि हमें ऑक्शन करना पड़ेगा एसेट्स को सेल करने के लिए, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, देंगे तो हमारा पैसा तो खर्च होगा, और जब पैसा खर्च होगा तो उसी पैसे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किया है, इसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों पर हो सकती है, एक तो फर्म खुद पर और दूसरा है पार्टनर पर। अगर फर्म ने इस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो टू कैश या बैंक के नाम से फर्म इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगी, और अगर पार्टनर ने पे किया हुआ है फर्म के बिहाफ से तो फिर वो यहां पर टू जिस पार्टनर ने भी इसको पे किया है, सपोज करो ए ने पे किया है तो बाय एस कैपिटल अकाउंट के नाम से वो डेबिट किया जाएगा। लेकिन अभी इसका बहुत बड़ा डिटेल है, आपको आगे वाले जो हम कंटेंट है उनमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, इसके जो भी डाउट्स होंगे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। बस अभी आपको यह समझना है कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है अगर फर्म ने पे किया है तो वो टू बैंक के नाम से या टू कैश के नाम से रिकॉर्ड करेगी डेबिट साइड, और इन केस अगर पार्टनर पे कर रहा है उन्हीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में पे कर रहा है, तो टू जिस पार्टनर ने इसका पेमेंट किया है उस पार्टनर के नाम से ये यहां मेंशन किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के बिहाफ में पेमेंट करने के लिए अगर बोला है तो टू एस कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट साइड शो होगा। अब आते हैं इसके बाद प्रॉफिट या लॉस पर। क्या होता है कि जब इतना सब हो जाता है तो हम करते हैं टोटल, टोटल करने के बाद पता चलता है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इन सब ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के बाद। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल क्या है, कम है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और इसके अपोजिट अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। ये ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जो भी रेशो होगा उस रेशो में वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा फॉर्मेट हमने समझ लिया है। लेकिन एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन दो वैरायटी के होते हैं। एक होता है कि आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा होता है लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हमें जर्नल एंट्री भी समझ में आएगी। जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप इसी फॉर्मेट को अपने माइंड में रखकर पूरी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। और अब हम जर्नल एंट्री पर आ रहे हैं, तो जर्नल एंट्री बनेगी कैसे, तो वो ध्यान देना है आपको। ये जो टू लिखा हुआ है, टू का मीनिंग होता है क्रेडिट, तो ये सब जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ लिखे हुए हैं ये सब क्रेडिट में जाने वाले हैं। जब ये सब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में जाएंगे तो डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये ध्यान देना है आपको।
टू का मीनिंग होगा क्रेडिट, मींस अगर हमें फर्स्ट एंट्री बनानी है तो हम एंट्री बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अगली एंट्री अगर हमें बनानी है इसके लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री अगर हमें बनानी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री अगर हमें बनानी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट एंट्री अगर हमें डेबिट की बनानी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ठीक। अब ये एंट्री ना, अब क्रेडिट के लिए अगर हमें एंट्री बनानी है तो हम क्या बनाएंगे, ये बाय का मीनिंग होगा डेबिट, मींस सन्ड्री लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा रियलाइजेशन। तो एंट्री बन जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट एंट्री अगर लॉस हुआ है तो ए और बी ये दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम इन एंट्रीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री आपने बनाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब इन सन्ड्री एसेट्स का जितना भी टोटल है वो आपको मेंशन करना है इस जर्नल एंट्री में। आपने एंट्री बनाई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब सन्ड्री एसेट्स में तो बहुत सारी एसेट्स हैं, तो हम उनको वन बाय वन क्रेडिट नहीं करेंगे। हमने एक कॉमन एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री पास कर दी है कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और टू सन्ड्री एसेट्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ये जितनी भी एसेट्स हैं उनका जितना भी अमाउंट है उनको टोटल करके डेबिट में और उतना ही अमाउंट क्रेडिट में लिख देना है आपको। और नरेशन में आप इन एसेट्स का नाम लिख सकते हैं कि बीइंग प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, क्या हुआ, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर दिया। और ऐसे ही आपको लाइबिलिटी के लिए करना है। आपको एक इन सब लाइबिलिटीज का नाम आप मेंशन नहीं करेंगे, आप एंट्री बनाएंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जितनी भी ये लाइबिलिटीज है इन सबका टोटल आपको यहां एक साथ करके लिख देना है। और नरेशन में आप लिख देंगे इनके नाम, अगर आपको लिखना हो तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। फिर थर्ड एंट्री, अगर फर्म ने ना ये जो एसेट सेल की है ये वाली, अगर पैसा कैश में या बैंक में मिला है तो ये हो जाएगा बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना भी इन सबका जो टोटल था ना, जो आपने बाहर लिखा था, वही आपको दोनों साइड लिख देना है। बैंक अकाउंट में ये बाहर वाला टोटल लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में भी बाहर वाला टोटल, मींस सबका जो टोटल है वो लिखना है। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। और ऐसे ही आपको अगर पूरी लाइबिलिटीज का जो पेमेंट है, आप इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मत लिखो, सीधे सीधे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, और नरेशन में आप लिख दो कि बीइंग लाइबिलिटीज का क्या किया आपने, पेमेंट किया। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स को टेक ओवर किया है तो उस पार्टनर का नाम क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि बाय में जा रहा है। तो ए ने क्या लिया था, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को टेक ओवर किया था, तो ए डेबिट हो जाएगा, मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटीज का पेमेंट किया था, जैसे हमने आपको बताया था कि बी ने बैंक लोन का पेमेंट किया है, तो यहां पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू बीस कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि टू में जा रहा है बी और टू का मीनिंग होता है क्रेडिट। और जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको लिखना है। अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं तो एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। और अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने पे किए हैं बिहाफ ऑफ फर्म, तो फिर उस पार्टनर का नाम क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे सपोज करो ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनेगा टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो ये पार्टनर्स बाय में चले जाएंगे, बाय का मीनिंग क्या होगा, डेबिट, तो एक
कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ये पूरी जर्नल एंट्रीज बनती हैं। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि हमने एंट्री कैसे बनाई। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है, ए और बी दो पार्टनर हैं एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड हुई है। 25,000 रुपीज की एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी। अनरिकॉर्डेड मींस जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की गई थी। उस एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि 25,000 रुपीज फर्म को मिल गए, मींस फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ। अब जब प्रॉफिट हुआ है तो पैसा मिला हुआ है, और पैसा जब मिला हुआ है तो वो कहां रिकॉर्ड किया जाता है? अगर एसेट्स को सेल करने पर कोई अमाउंट कलेक्ट होता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट में, मींस या तो कैश के नाम से आएगा या बैंक के नाम से आएगा। तो ये कैश और बैंक कहां जा रहा है? बाय में जा रहा है। तो बाय में जा रहा है मींस कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला है? 25,000, वही आपको लिखना है बोथ साइड, और नरेशन में लिखना है बीइंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। देन स्टॉक वर्थ 20,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब पार्टनर जो ए है उसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है, और स्टॉक को टेक ओवर किया है अगर किसी पार्टनर ने, तो आप देख सकते हो क्या एंट्री बनती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को टेक ओवर किया था ए ने, तो एस कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट हुआ था, तो उस कंडीशन में ये बाय में जा रहा है ए, तो ए कहां पहुंच जाएगा? डेबिट में। तो ए डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। तो आप एंट्री देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने अमाउंट में इसने लिया है स्टॉक को? 20,000। तो बोथ साइड आपको 20,000 20,000 लिख देना है, और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। अब थर्ड है क्रेडिटर वर पेड ऑफ। क्रेडिटर किसने पे किया है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि इस क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो फर्म ने किया है। और अगर फर्म कोई लायबिलिटी का पेमेंट करती है तो वो किस नाम से आता है? बैंक और कैश के नाम से आता है, लायबिलिटी अगर पे कर रही है फर्म तो ये बैंक और कैश कहां जा रहा है? टू में। टू का जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो एंट्री जो हमारी बन रही है थर्ड वाली, वो ये है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स 30,000 30,000। अब आते हैं हम फोर्थ पर, प्लांट एंड मशीन रियलाइज्ड। जब भी रियलाइज्ड होगा तो इसका ये मतलब है इसको मार्केट में बेचा गया है, किसी भी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया है। और जब प्लांट और मशीन मींस कोई एसेट्स को सेल किया जाता है तो उसकी वर्किंग की जाती है क्रेडिट साइड, और वो आती है बाय में। तो बैंक और कैश डेबिट हो गए, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड 1,25,000 1,25,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमने लिया है कि प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 रुपीज का है, जो ए और बी को क्या करना है? आपको शेयर करना है। और प्रॉफिट के लिए आप देख सकते हैं ये वाली एंट्री बन रही है, मींस ए और बी कहां जा रहे हैं? टू में। टू का मीनिंग क्रेडिट, तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री जो बनी वो हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और 40,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो 3:1 में जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें हमने शेयर कर दिया। अब हम आते हैं कुछ और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जर्नल एंट्री। पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन में रियलाइजेशन डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री काफी आ सकती हैं, क्योंकि ये अलग अलग केसेस में होती हैं। क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करती है या तो पार्टनर पे करता है, या ये भी हो सकता है कि फर्म पार्टनर के बिहाफ में पे कर दे, या ये भी हो सकता है कि पार्टनर फर्म के बिहाफ में पे कर दे। तो ये सब ट्रीटमेंट कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, इन ट्रीटमेंट को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन इट्स ओन बिहाफ। कहने का मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं खुद के बिहाफ में, मतलब उसको ही पे करना था
और उसने ही पेमेंट किया है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे फर्म उनको डेबिट साइड शो करेगी, किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्म के पास से कैश या बैंक जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड ट्रांजेक्शन पर कि एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ। अब देखो फर्म को पे करना था ये एक्सपेंसेस, लेकिन फर्म ने इसका पेमेंट नहीं किया। फर्म के बिहाफ में किसने पे कर दिया, फर्म के बिहाफ में पार्टनर ने पे कर दिया। अब फर्म ने पे किया ही नहीं तो फर्म के पास से कैश तो जाएगा नहीं। फर्म जब पे करेगी तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन जब फर्म पे नहीं करेगी और उसके बिहाफ से अगर कोई पार्टनर पे करता है तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि ये पैसा फर्म को उस पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो उसका फर्म क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी और उसके कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर देगी जितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। तो कंप्लीट एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने ये पेमेंट किया है उस पार्टनर का नाम यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा उसके कैपिटल अकाउंट में। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स एग्री टू डू डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेम्युनरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिसोल्यूशन की एक प्रोसेस होती है, या इस प्रोसेस को या तो हम बाहरी लोगों से भी करवा सकते हैं और चाहे तो फर्म के जो इंटरनल मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी जो पार्टनर हैं, उनसे भी हम ये वर्क करवा सकते हैं। अगर फर्म ये डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का जो वर्क होता है जिसमें एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एक पूरी प्रोसीजर होती है, इसके लिए पार्टनर्स को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑक्शन लगवाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, ठीक है, और ये सब उसको पूरा वर्क करना पड़ता है। तो ये काम पार्टनर फ्री में नहीं करते हैं। तो फर्म अगर इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर को देती है, सपोज करो ए एक पार्टनर है, फर्म ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को दे दी, तो फर्म को ना कुछ पैसा या रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। अब यहां पर फर्म है ना ये पैसा दे रही है किसको, ए को, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस तो है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। और जिस पार्टनर को ये काम दिया गया है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म को उतना अमाउंट इसे देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये पूरा डिसोल्यूशन का वर्क का काम दिया गया ए को और उसके लिए जो अमाउंट तय किया गया है वो है 5,000 रुपए कि आप ये पूरा काम कर दो, आपको 5,000 रुपीज मिलेगा। तो 5,000 रुपीज उसके अकाउंट में फर्म क्रेडिट कर देगी और ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ में कि व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ध्यान देना यहां पर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर हु हैज टू बियर सच एक्सपेंसेस। अब ये समझना बहुत अच्छे से है कि यहां पर क्या हो रहा है कि फर्म जो है वो पार्टनर्स के बिहाफ में पे कर रही है, जबकि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन खर्चों को करने की। कौन से खर्चों को करने की, जो डिसोल्यूशन वर्क से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जब ए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और कितना अमाउंट तय किया गया डिसोल्यूशन वर्क को करने के लिए, 5,000 रुपीज में पूरा एग्रीमेंट तैयार हो गया कि आप दौड़ा भागी करो, ऑक्शन लगाओ, ठीक है, लोगों से मिलो और हर तरीके का काम करो और इस फर्म की एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज का पेमेंट करो। तो 5,000 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया है ए और फर्म के बीच में। अब फर्म ने उसको 5,000 रुपीज देकर उसका अकाउंट क्रेडिट भी कर दिया है। अब जब ए ने एक्चुअल में वो वाला वर्क स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद है ना उसका जो खुद की जेब से वो 1,000 रुपए खर्च हो गया। इस पूरे काम को करने में 1,000 रुपए खुद की पॉकेट से खर्च हो गया। अब वो 1,000 रुपए है ना वो क्या बोल रहा है फर्म से कि ये जो 1,000 रुपए मेरा एक्चुअल में खर्च हो गया खुद की पॉकेट से, ये पैसा भी आप पे कर दो, मुझे अभी दे दो क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। तो फर्म ने क्या किया, ये 1,000 रुपीज जो है ना एक्स्ट्रा में और
ए को दे दिए। एक्स्ट्रा में ये पैसा ए को मिला है, ये ध्यान देना, एक्स्ट्रा में ये पैसा और फर्म ने ए को दिया है। अब जो भी पार्टनर, ये देखो 5,000 रुपीज तो ये ऑलरेडी ले चुका है, जिससे फर्म बता रही है कि उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो 1,000 रुपीज और उसने जो डिसल्यूजन वर्क का एक्सपेंसेस था वो और फर्म से मांग लिया है। तो उस कंडीशन में फर्म है ना उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 5,000 दे चुकी है। 5,000 में से 1,000 रुपीज जो उसका एक्चुअल में खर्च हुआ है वो भी उसको करना था अपनी पॉकेट से, क्योंकि 5,000 तो वो ले चुका है, उसमें से वो 1,000 रुपीज पे करता तो भी 4,000 रुपए उसके पास बचता, लेकिन उसने ये 1,000 रुपीज पे करने का काम भी फर्म को दे दिया है कि 1,000 रुपीज मुझे एडवर्टीजमेंट वाले को देना है और उसका पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, फर्म तुम कर दो। तो फर्म उस कंडीशन में क्या करेगी, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देगी, डेबिट कर देगी 1,000 रुपीज से, क्योंकि फर्म तो ऑलरेडी दे चुकी है 5,000 रुपीज, जिससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट भी 5,000 रुपए में ही तय हुआ था। अब 5,000 रुपए पूरे के पूरे आप खर्च कर दो एक्चुअल डिसोल्यूशन प्रोसेस में, या इससे कम खर्च करो, हमें क्या करना। तो फर्म तो ऑलरेडी 5,000 रुपीज दे चुकी है, अब वो 1,000 रुपए अलग से उस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पे करना चाहता है। उस 1,000 रुपीज का पेमेंट भी फर्म ने किया है, तो फर्म किससे लेगी, फर्म लेगी उस पार्टनर से, इसलिए फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी 1,000 रुपीज से, और फर्म के पास से कैश जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब एक लास्ट केस में आते हैं, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर हु हैज टू बियर सच एक्सपेंसेस। कहने का मतलब यह है कि जो 1,000 रुपीज है, ये 1,000 रुपीज अभी किसने पे किए थे, फर्म ने, बिहाफ ऑफ पार्टनर। लेकिन अब ये जो सिचुएशन बन रही है कि 5,000 रुपीज तो क्रेडिट हो चुका है, और जो 1,000 रुपीज जो हमें एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाले को देने थे वो पार्टनर ने खुद की पॉकेट से दे दिए हैं। और जब खुद की पॉकेट से दे दिए हैं तो फर्म क्यों ट्रांजेक्शन इसका बनाएगी, इसलिए यहां पर कोई भी एंट्री फर्म पास नहीं करेगी, क्योंकि ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ, और पर्सनल एक्सपेंसेस का रिलेशन जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन से नहीं होता है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होने के कारण फर्म इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनाएगी। हाँ, फर्म कब एंट्री बनाएगी, जब ये एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हों, तो फिर फर्म के पास से कैश जाएगा और जिस पार्टनर के बिहाफ में पे किया है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी। लेकिन ये 1,000 रुपीज जो है अभी क्या कर रहा है, ए उस प्रिंटिंग एजेंसी वाले को खुद 1,000 रुपए पे करके आ रहा है। 5,000 रुपए उसको मिले हैं, 1,000 रुपए उसने पे कर दिए हैं, तो अब पे कर दिए हैं तो फर्म को क्या लेना देना, फर्म ने तो ऑलरेडी उसका 5,000 रुपीज से बैलेंस क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, इसलिए फर्म इस 1,000 रुपीज के लिए कोई भी एंट्री नहीं बनाएगी। अब आते हैं हम जर्नल एंट्री जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो समझते हैं। पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,000 रुपीज, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये फर्म ने पे किया है और खुद के बिहाफ से पे किया है, तो उस कंडीशन में ये खर्च हुआ फर्म के लिए, तो इस एक्सपेंडिचर को फर्म रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डेबिट करेगी, और खुद के बिहाफ से पे कर रही है तो फर्म के पास से या तो कैश जाएगा या चेक जाएगा, चेक जाएगा तो बैंक लिख देना, कैश जाएगा तो कैश लिख देना। 1,000 रुपीज अमाउंट है तो 1,000 रुपीज आपने लिख दिया बोथ साइड। फिर आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज का है पेड बाय पार्टनर एक्स। अब क्या हुआ, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये एक्स ने पे कर दिए हैं, किसके बिहाफ से, फर्म के बिहाफ से, जबकि पे करना था फर्म को लेकिन पे कर दिए हैं एक्स ने और बिहाफ ऑफ फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, वो तो डेबिट होगा ही होगा, और किसने पे किया है, एक्स ने पे किया है, फर्म के पास से कैश तो गया नहीं, तो फर्म एक्स को बाद में पैसा देगी, तो इसलिए 1,000 रुपीज उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, बहुत ध्यान से समझना है। एक्स एक पार्टनर है जिसको ये पूरा डिसल्यूजन की जो पूरी प्रोसेस है उसके काम के लिए तैयार कर लिया गया है कि भैया आपको ये पूरा काम देखना है और उसके लिए हम आपको 1,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे करेंगे।
और एक्चुअल जो उसका खर्च हुआ है, जो उसने किया हुआ है, वो 800 रुपीज है, और वर पेड एक्स आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। उसने खुद अभी जो, जैसा मैंने आपको बताया था कि 5000 रुपीज ए को फर्म ने दिए थे, लेकिन एक्चुअल में जो 1000 रुपीज का पेमेंट है, अगर पार्टनर ने खुद अपने पॉकेट से किया है तो फर्म उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाती है। लेकिन अगर वही जो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा, जो जिसको एक्चुअल एक्सपेंसेस बोलते हैं, अगर वो फर्म ने पे किया है बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो उस समय फर्म क्या करती है, उस कंसर्न पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करती है और टू कैश या बैंक के नाम से क्रेडिट करती है। तो इस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है कि फर्म 1000 रुपीज रेम्यूनरेशन दे रही है, इसके लिए तो फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है। तो उस कंडीशन में इस 1000 रुपीज को रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डेबिट करेगी फर्म, और जिस पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो आप एंट्री देख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1000। अब जो 800 है, ये जो 800 रुपीज है, ये उसका एक्चुअल में खर्च हुआ। एक्चुअल में खर्च हुआ मतलब खुद की पॉकेट से उसको मिला 1000 रुपए का रेम्यूनरेशन जो फर्म देगी, लेकिन जब उसने डिसल्यूजन का पूरा वर्क किया तो उसका खुद की पॉकेट से 800 रुपए खर्च हो गया, जो उसने खुद पे कर लिए, अपनी प्राइवेट फंड से पे किया है। और जब प्राइवेट फंड से पे करेगा, मीन कि फर्म यहां पर ये 800 रुपए पे नहीं कर रही है अलग से, तो ये उसका प्राइवेट फंड है, और प्राइवेट फंड का बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। प्राइवेट फंड को बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है, इसलिए इस 800 रुपीज की कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब आते हैं हम फोर्थ ट्रांजेक्शन पर। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि एक्स को फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको पूरा जो डिसल्यूजन की प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट करनी है, उसके लिए हम 1000 रुपीज आपको दे रहे हैं। तो अगेन फर्म क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1000 देकर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। देन जो 800 रुपीज है ना, ये फर्म अलग से वो ए जो एक्स है वो ये बोल रहा है कि 800 रुपए और पे करना है, उस एजेंसी को पे करना है। कौन सी एजेंसी को, जहां से हमने ऐड करवाया है, उस प्रिंटिंग एजेंसी को या फिर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उसको 800 रुपए हमें क्या करने हैं, पे करने हैं, और उसका पेमेंट फर्म आप खुद कर दो। तो फर्म इस 800 रुपए को अलग पे कर रही है, और ये ऑलरेडी वो उसको वो दे चुकी है। तो इसके लिए तो एक एंट्री बन चुकी है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये 800 रुपए 800 रुपीज फर्म ने खुद पे किए हैं, किसके बिहाफ से, पार्टनर के बिहाफ से। तो उस कंडीशन में वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करेगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो डेबिट कर देगी, और कैश या बैंक फर्म के पास से जाएगा तो वो उसको क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अगर यही 800 रुपए पार्टनर ने खुद की पॉकेट से पे किया होता, तो यहां पर आप देख रहे हो ना, जब खुद की पॉकेट से वो पे कर रहा था तो 800 के लिए कोई एंट्री नहीं बनी यहां पर। लेकिन अगर यही 800 रुपीज फर्म ने पे कर दिए हैं तो फर्म उसके लिए अलग से एंट्री पास कर रही है, तो दो एंट्री बन जाएगी इस कंडीशन में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देन आप आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, किन पॉइंट्स को लेकर डिफरेंस किया गया है, पर्पस क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या होता है, एडजस्टमेंट करना, जो भी एसेट्स की वैल्यू को मेजर करना, मींस की एसेट्स बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना, और फिर उसके बाद देखना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को रियलाइज करने के लिए बनता है और लायबिलिटीज का सेटलमेंट करने के लिए बनता है। टाइम व्हेन प्रिपेयर्ड, ये ध्यान रखना, ये आपको हर साल या जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब आप इसको बनाते ही बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ हो, एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, तो ये सब रीजन से जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट केवल लाइफ में जब भी एक बार ही बनेगा,
जब फर्म बंद होगी। कंटेंट्स, it records only difference between book value and revised value of assets and liability। ये ध्यान रखना, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ना डिफरेंस वाली जो अमाउंट होती है बुक वैल्यू की और जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होती है, उनका जो भी डिफरेंस होता है एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, वो अमाउंट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जबकि यहां रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू ट्रांसफर करेंगे आप, और जो भी एसेट्स को सेल करने पर उस एसेट से वैल्यू रियलाइज्ड हुई है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। कहने का मीनिंग, बुक वैल्यू भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और रियलाइज्ड वैल्यू भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जबकि यहां पर डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब आते हैं, दिस अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स, मतलब ये जितनी बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उतनी बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, लेकिन ये केवल एक बार लाइफ में एक बार बनता है जब फर्म बंद होती है। इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर ओनली ओल्ड पार्टनर, मतलब जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आए या लॉस आए वो ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ऑल पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए, पहला अकाउंट हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया, सेकंड अकाउंट है हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब फर्म क्या करती है, अपनी पूरी एसेट्स को सेल कर देती है, एसेट्स को सेल करने के बाद पैसा कलेक्ट करती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगी। जो आउटसाइड लाइबिलिटी होंगी ना, उनका पेमेंट सबसे पहले करेगी। उनका पेमेंट करने के बाद पैसा अगर बचा है तो उस पैसे से पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन का पेमेंट करेगी। देन अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग बचेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस फर्म में, उसका सेटलमेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स लोन है वो कब पे किया जाएगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या जर्नल एंट्री बनाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। फर्म अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रही है इसलिए उसको डेबिट कर रही है, और टू कैश और बैंक से उसका पेमेंट कर रही है। अब आते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसा आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में बनाया हुआ है। जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यह अकाउंट कैसे बनता है। और इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है, बैलेंस शीट के अलावा, क्योंकि बैलेंस शीट तब बनती है जब हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो। अब तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी ही नहीं है क्योंकि अब हमारा बिजनेस हो गया है बंद, तो उसके प्लेस में हम बनाते हैं यहां पर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड शो करेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप डेबिट साइड शो करेंगे। उसको शो करने के बाद जितने भी अमाउंट कलेक्ट किया है एसेट्स को बेचने के बाद और लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद, वो सब आपको अमाउंट है ना इस बैंक अकाउंट में लिखना पड़ता है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि बैंक अकाउंट में जैसे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल इक्वल होता था, वैसे ही बैंक अकाउंट में भी आपको बोथ साइड का जो टोटल है वो इक्वल मिलना चाहिए, मींस आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपने पक्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। अब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि जो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे या कैश अकाउंट जो हम बनाएंगे उसका टोटल इक्वल मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 2020। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें ए एंड बी कैपिटल गिवन है, ये दो पार्टनर हैं और सेम कैपिटल है इनका 12 लाख रुपीस का। देन क्रेडिटर्स हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट है इसलिए लायबिलिटी साइड शो किया गया है। देन
एसेट्स में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है एंड कैश गिवन है। अब ये फॉर्म बंद हो चुकी है, फॉर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है। अब आगे मेंशन किया हुआ है कि ए टोक, ए कौन है, एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है। तो 1,90,000 रुपीज में उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, जबकि उसकी वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, आप देखेंगे तो उसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज, लेकिन उसने फर्म को 1,90,000 रुपीज देने के लिए बोला हुआ है। देन कैश में जो एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, मींस जिनको मार्केट में सेल किया गया, तब पता चला कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से हमें 9 लाख रुपीस मिलेगा, सन्डी डेटर से हमें 90,000 रुपीस मिलेगा, स्टॉक से हमें 1,40,000 रुपीस मिलेगा। और क्रेडिटर्स को जो पे करना है, जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जिसमें हमें पता चला था कि सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और वो है क्रेडिटर्स, जिनको हमें 2 लाख रुपीस देना था, लेकिन हम इनका पेमेंट सिर्फ 5% डिस्काउंट पर कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपीस का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000। तो 2 लाख रुपीस में से 10,000 रुपीस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। और जब फर्म बंद हुई तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 20,000। अब आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किए हैं या फर्म ने पे किए हैं, तो ये फर्म ने ही पे किए होंगे। अब आपको उनके लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले डेबिट साइड सन्ड्री एसेट्स लिखनी है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अदर देन कैश और बैंक, कैश और बैंक हमको नहीं लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों नहीं लिखना है, इसका रीजन आपको पता है कि जो भी हम एसेट्स यहाँ लिख रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, कि क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इनको हमें सेल करना है, और ऑलरेडी कैश और बैंक तो खुद कैश में कन्वर्ट हैं, तो इसलिए हम इनको कैश और बैंक को छोड़ देंगे। बाकी कैश और बैंक के अलावा जितनी भी सन्ड्री एसेट्स आपके क्वेश्चन में दिख रही हैं, जो एसेट साइड दी हुई हैं, उनको हम वन बाय वन नोट कर लेंगे, जिसमें हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 8 लाख रुपीस है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस का है, डेटर्स की वैल्यू 1 लाख रुपीस है और स्टॉक की वैल्यू 1,50,000। सेम ऐसे ही आपको लाइबिलिटी के लिए करना है। तो लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी मिली थी और वो थी क्रेडिटर्स। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, जिसका पेमेंट फर्म को 101% करना ही करना है, और जो आपको इंफॉर्मेशन जिसकी मिल चुकी है एडजस्टमेंट में कि इनका जो पेमेंट है वो 5% डिस्काउंट पर होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने 1 से लेकर 4 तक की जो एसेट्स लिखी हैं, वो एज इट इज प्राइस पर यहाँ पर रिकॉर्ड की है या नहीं की है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8 लाख रुपीस की है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस का है, और डेटर्स 1 लाख रुपीस का है, और स्टॉक 1,50,000 का है। तो हम अगेन आते हैं क्वेश्चन पर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8 लाख रुपीस की है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस का है, डेटर्स 1 लाख रुपीस का है, और स्टॉक 1,50,000। तो यही वैल्यू हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिया। क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू थी, 2 लाख रुपीस, तो ये वैल्यू हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये एसेट्स जो दी हुई है, इन एसेट्स को सेल करना है, जिसमें से एक इंफॉर्मेशन थी कि ए ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है 1,90,000। हमारे पास 4 एसेट्स हैं, जिसमें से एक एसेट्स इन्वेस्टमेंट वो टेक ओवर कर लिया किसने, ए ने। तो इस एसेट्स को छोड़कर बाकी तीनों एसेट्स मार्केट में सेल कर दी जाएंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं क्रेडिट साइड, और जिस पार्टनर ने इस एसेट्स को लिया है उसके नाम से हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि इसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया। तो कितना अमाउंट दिया इसने, 1,90,000। तो 1,90,000 रुपीज हम यहाँ देकर इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं हम कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड। उन एसेट्स का डिटेल आपको यहाँ लिखना है जो कि मार्केट्स में सेल करने पर हमको इनका पैसा कैश में रियलाइज हुआ था, जो कि इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है। आप ये देखो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख रुपीस में सेल हुई है, सन्डी डेटर से हमें 90,000 रुपीस मिला है, स्टॉक से 1,40,000 मिला है। तो हमने हमने वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई है। तो 9 लाख रुपीस मिला था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से, डेटर से मिला था 90,000 रुपीस, और स्टॉक से मिला था 1,40,000।
तीनों का जो टोटल हुआ वो बाहर लिख दिया हमने। देन इसके बाद आपके क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन थी कि इन क्रेडिटर्स को जो 2 लाख रुपीस के हैं इनको 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स जो 2 लाख रुपीस के हैं, जब हम 2 लाख का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 10,000 रुपीस। तो 10,000 रुपीस कम करके हमें 1,90,000 रुपीस पे करना है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पेमेंट फॉर्म ने ही किया होगा, इसलिए फॉर्म यहाँ पर टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर रही है। देन आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, लेकिन वहां मेंशन नहीं था कि ये एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एक्सपेंसेस हमने ही पे किए होंगे। तो टू कैश अकाउंट के नाम से हम इनका 20,000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। तो टोटल पेमेंट क्रेडिटर्स का और रियलाइजेशन का टोटल मिलाकर हुआ 2,10,000 जो फॉर्म ने पे किया, वो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें इसके बाद टोटल करना है। तो हम जब क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल ज्यादा है किससे, डेबिट साइड के टोटल से, तो क्रेडिट साइड के टोटल से हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ये होगा फॉर्म का प्रॉफिट। और फॉर्म का जो प्रॉफिट होगा ये फॉर्म के ओनर मींस जो पार्टनर होंगे उनको मिल जाएगा। और जो भी रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी रेशो में इस वाले प्रॉफिट को हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो आपके क्वेश्चन में अगर कोई रेशो नहीं दिया है तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे। इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई रेशो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल शेयर कर रहे हैं। तो 60,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो ए और बी को 30,000 रुपीज देकर हमने क्या कर दिया, शेयर कर दिया, और ये टोटल भी इक्वल आ गया। अब बनाते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देन उसके बाद लास्ट होगा हमारा कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम उसी पैटर्न से बनेगा जैसा कि आपने रिटायरमेंट और एडमिशन में किया हुआ था। सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये अमाउंट आपको लायबिलिटी साइड मिल रहा है कि दोनों ने सेम अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था, तो 6 लाख हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब इस अकाउंट में जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था जो कि डेबिट साइड था, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट आया था वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब आप ये देखो कि जो लायबिलिटी में आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जो कि एक प्रॉफिट है, क्योंकि अब फॉर्म हो रही है बंद, तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट था और कोई रेशो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो 1,50,000 रुपीज को 1:1 में मींस हाफ पोर्शन जो है वो ए को मिल जाएगा और हाफ पोर्शन जो है वो बी को मिल जाएगा। तो 1,50,000 का हाफ किया तो 75,000 ए को मिल गया और 75,000 बी को मिल गया। तो ये भी क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा 75,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ट्रांसफर होगा। इसके बाद जब हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था, तो ए के कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया था, तो ए का कैपिटल अकाउंट कहां जा रहा है, क्रेडिट में। तो ये उठकर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो अमाउंट है ये उठकर कहां चली जाएगी, डेबिट साइड चली जाएगी और टू रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आ जाएगा। तो ए के कॉलम में 1,90,000 रुपीज लिखेंगे डेबिट साइड, और किस नाम से आएगा वो, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 1,90,000। अब टोटल करना है हमने कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है ए का वो हो रहा है 7,05,000 रुपीज और बी का टोटल भी सेम आ रहा है 7,05,000। तो इस 7,05,000 से 1,90,000 को माइनस कर देंगे तो ये जो अमाउंट डिफरेंस दिख रहा है 5,15,000 का, और यहाँ का जो टोटल है क्रेडिट साइड का बी का वो है 7,05,000 और डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज 7,05,000 का जो टोटल है वही यहाँ पर आ गया है। तो फॉर्म अब हो चुकी है बंद, तो यहाँ पर अब बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया जाएगा क्योंकि इतना अमाउंट पार्टनर का निकल रहा है। तो फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पार्टनर्स को इतना अमाउंट क्या करे, वो पे करे। तो इसलिए फॉर्म टू कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट कर रही है 5,15,000 का ए को और 7,05,000 का बी को। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। तो सबसे पहले जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो टू डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से फर्म के पास जितना कैश पहले से अवेलेबल है। तो आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो कि फर्म के पास कैश है 3 लाख रुपीस का अवेलेबल।
तो ये 3 लाख रुपीस का जो कैश है ये हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अब जो कैश अकाउंट है ना, ये दो अकाउंट जो हमने बनाए थे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो इनको देखकर बनेगा। जहां जहां कैश होगा वहां वहां आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसके अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल कैश कहां पर है, ये अगर हम कैपिटल अकाउंट में देखें तो कैश कहां पर है, डेबिट में है, तो ये कहां उठकर चला जाएगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन नाम आ जाएगा ए और बी के किस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया, ये कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया। तो ए में कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,15,000 रुपीस आ जाएगा, और बी में कितना आ जाएगा, 7,05,000 रुपीस आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड कोई कैश मिला नहीं। अब जब क्रेडिट साइड कोई कैश मिला नहीं तो उसको डेबिट में भी रिकॉर्ड नहीं करना है। अब हम इसके पहले जो हमने अकाउंट बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें इसके डेबिट में देख लेते हैं कि कैश कहां कहां है। तो एक ही बार था कैश डेबिट में था, तो ये उठकर कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, और 2,10,000 रुपीस चला जाएगा, और नाम आ जाएगा रियलाइजेशन का। तो ये कहां उठकर आ गया, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 2,10,000 रुपीस आ गया। और सेम क्रेडिट के लिए भी ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे हम कि क्रेडिट में कैश मिला कितने का, 11,30,000 रुपीस का, तो ये उठकर कहां चला जाएगा, डेबिट में, और नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो ये आप देख रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,30,000। तो जब आप है ना इनका टोटल करेंगे, ये उठकर आ गया 11,30,000 और ये उठकर आ गया 2,10,000। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल है ना इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ गया है तो इसका मीनिंग है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, आपने उसको सही तरीके से सॉल्व किया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।